सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की न्यू सीरीज, जिसमें हम लोग मेनली फैक्चुअल डाटा देखेंगे। ज़्यादा सा मेंस का डाटा इसमें नहीं रहेगा। इसमें से हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डाटा जितने भी हैं वो सारे देखेंगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर आज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, यानी कि ब्रिटिश। इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहेगा और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दोनों का मर्ज रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को सब पता होगा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर इसके बाद वो इंडिया में आती है। 1608 में पहली बार मसूलीपट्टनम में वो आती है। 1613 में गुजरात के सूरत में के आसपास वो अपनी फैक्ट्री लगाती है। इसके बाद वहाँ से चार्टर उसको मिल जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ती जाती हुई है। फिर एक वो बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ प्लासी से उसको एक राइट मिल जाता है कि 1765 बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 में उसको बंगाल की दीवानी राइट, यानी कि रेवेन्यू राइट मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय के द्वारा। उसके बाद फिर जब रेवेन्यू राइट आ जाता है तो उसके बाद वहाँ की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, तो उन्होंने सोचा कि अब इसके पास मोस्टली पावर आ चुकी है, तो हम लोग उसको रेगुलेट करेंगे। क्योंकि अब जैसे 1765 में उसके पास दीवानी या रेवेन्यू पावर आ गई, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब तो उनको थोड़ा सा रेगुलेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर वो तो एक्सपेंड होते रहेंगे, हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। सो 1773 1885 पीपीएन जितने भी रूल आए वो कंपनी के रूल थे। फिर 1857 की जो रिवोल्ट हुई, उसके बाद थोड़ा सा देखा गया कि ये थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर हो रहा है, ये कंपनी के बस की बात नहीं है। सो क्राउन ने पूरे जितनी भी बागडोर थी भारत की शासन की, उसको अपने हाथों में ले लिए थे। सो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्यों आया? क्योंकि 1764 में बक्सर का जो बैटल हुआ था, उसके बाद 1765 में टीटी ऑफ इलाहाबाद, टीटी ऑफ ये हुई, जिसके कारण बंगाल की जो दीवानी राइट्स थी वो किसको दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ठीक है। तो 1773 में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रलाइज गवर्नेंस। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। ठीक है। और मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया, क्योंकि पहली बार वो 1773 ये एक्ट जो बनकर आता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर आया। और ब्रिटिश कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर्स, पहली बार ब्रिटिश कंट्रोल देखा गया कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी के फेयर में देखा गया। क्यों देखा गया? 1773 एक्ट के द्वारा। कंपनी का रोल क्या था? ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द कंपनीज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। पहली बार जो एक्ट आया उसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिकॉग्नाइज किया गया कंपनी हैज़ द राइट फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। उसके बाद गवर्नर जनरल अपॉइंटेड लॉर्ड वारेन हेस्टिंग एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विद अ 4-member एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट बार गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कब स्टेबलाइज हुई थी? वो स्टेबलाइज हुई थी 1773 में। विथ हाउ मेनी मेंबर्स? विद 4 members। एंड हु वाज द फर्स्ट? द फर्स्ट वाज द वारेन हेस्टिंग एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। और 1774 में सेट अप द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। 1774 इट इज़ नॉट अ सेम टाइम ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट वी हैव टुडे, इट वाज डिफरेंट। ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसका जो दायरा था वो सिर्फ बंगाल के आसपास के एरिया ही रहता था, वो आज के सुप्रीम कोर्ट की जैसा सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ठीक है। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड, बैन प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइब्स अमॉन्ग कंपनी सर्वेंट्स। ठीक है। ब्रिटिश ओवरसाइट, फिर वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बने हैं 24 मेंबर की ब्रिटिश पार्लियामेंट में जानकारी भेजने जाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया, जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर्स पर जितने भी इंडिया में जो भी मैटर हो रहा है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके बताएगा। तो इसमें कितने मेंबर रहते थे? 24 मेंबर्स उस समय रहते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके बताएगा कि भारत में कंपनी कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कैसे सिविल राइट्स को, सिविल केसेस को मैनेज कर रही है, और क्या क्या मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, कैसे कैसे मिलिट्री का यूज़ कर रही है फॉर द एक्सपेंसन ऑफ द कंपनी, फॉर द एक्सपेंसन ऑफ मैनी थिंग्स। ठीक है। तो ये पहला एक्ट कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा 1600 में कंपनी की स्थापना हुई। 1608 में पहली बार वो इधर आए मसूलीपट्टनम में। 1613 में इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री खोली। उसके बाद देखते हैं कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसके बाद उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की। और 1765 में इलाहाबाद चीटी हुई, जिसके आधार पर शाह आलम से उन्होंने बंगाल की दीवानी या रेवेन्यू राइट्स लिए, यानी रेवेन्यू अब वो जो है वो कलेक्ट करेंगे ब्रिटिशर्स, जबकि निजामत राइट यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स रहता था वो दे दिया गया है किंग को, यानी पैसे वाला पूरा काम देखेंगे ब्रिटिश,
कंपनी, और निजामत वाला पूरा देखेगा वहाँ उस समय का किंग। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि अब देखा गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखा गया कि अब जो है कि कंपनी के पास रेवेन्यू राइट्स आ गए हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल न करें, इसलिए उसको राइट्स को रेगुलेट करने के लिए 1773 में एक एक्ट आया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया। उसमें पहली बार बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बार ब्रिटिश कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी में देखा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लेड फाउंडेशन फॉर सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। कंपनी का रोल देखा गया कि कंपनी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में इंटरफेयर करेगी, मैनेज करेगी। पहली बार एक नई पोस्ट बनाई गई, क्या नाम था उसका? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट was Lord Warren Hastings as Governor General of Bengal with 4-member Executive Council। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जो आज के सुप्रीम कोर्ट से डिफरेंस थी। इसमें क्या देखा गया था कि इसका जो दायरा था वो बंगाल और आसपास के एरिया तक ही था। बैंड प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइब्स अमंग कंपनी सर्वेंट्स, और एक बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। इसमें 24 मेंबर रहते थे। इनका काम यह था कि उस समय की कंपनी का जो भी रेवेन्यू आ रहा, जो भी सिविल और मिलिट्री मैटर्स हैं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक उसकी बातों को पहुँचाना। ठीक है। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये मोस्टली कोर्ट एंड जजमेंट रिलेटेड थे। जैसे कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन से एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। रेवेन्यू मैटर्स एक्सक्लूडेड रेवेन्यू इश्यूज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। पर्सनल लॉ कोर्ट टू अप्लाई हिंदू मोहम्मदीन लॉ फॉर रिस्पेक्टिव डिफेंडेंट्स। अपील्स 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। रेवेन्यू मैटर को एक्सक्लूडेड रेवेन्यू इशूज़ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। इसमें से मोस्टली जितने भी प्रोविजंस थे वो कोर्ट ऑफ जजमेंट के रिलेटेड थे। इसी पहला गवर्नर जनरल काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन से अलग कर दिया गया। रेवेन्यू मैटर को भी जुरिडिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया गया। पर्सनल लॉ हिंदू मोहम्मदीन लॉ पर होगा। जैसे हिंदू में जितने भी केसेस सुने जाएंगे वो हिंदू एक्ट के द्वारा, और जितने भी मुस्लिम केसेस सुने जाएंगे वो मोहम्मदीन एक्ट के द्वारा। अपील प्रोविंशियल कोर्ट अपील्स डायरेक्टेड टू गवर्नर जनरल काउंसिल रेगुलेशन। ठीक है। जिसके बाद जितने भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जैसे 1784, उसके बाद फिर चार्टर एक्ट आता है 1813, 1833, फिर उसके बाद 1909 देखेंगे, उसके बाद 1919 और 1935। ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट कल वाले वीडियो में देखते हैं। ठीक है।